यस, आज एक और क्लास है हमारी फाइनेंशियल एंड डिसीजन मेकिंग, डीएम। ठीक है, कॉर्पोरेट की 2 क्लासें पढ़ ली थी हमने और आज फाइनेंशियल एंड डिसीजन मेकिंग, डीएम बोलते हैं इसको। आपके अकाउंटेंसी की 2nd बुक है और इसके अंदर हम आज हमारा एक टॉपिक पढ़ेंगे इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, अब इंश्योरेंस क्लेम का थ्योरेटिकल पोर्शन आ सकता है आपके एग्जाम में और काफ़ी इंपॉर्टेंट ही रहता है ये आपके लिए। तो इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस का बेसिक सा मीनिंग क्या होता है कि हम हमारी एक फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, जो फ्यूचर के जो लॉस होते हैं, फ्यूचर लॉसेस होते हैं, उसको हम रिकवर कर सके, तो उसके लिए हम एक प्रीमियम भरते हैं। तो उस प्रीमियम के लिए हमको पहले क्या करना पड़ता है, इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। ठीक है, और हमको एवरी मंथ या फिर एवरी 6 मंथ जो भी हमारा एक स्ट्रक्चर होता है उसको फॉलो करना होता है और हमको प्रीमियम भरना होता है। तो प्रीमियम पे करने के बाद आपकी एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो जाती है कि अगर आपको कोई लॉस हो जाता है, ठीक है, अब नॉर्मल कोई लॉस हो जाता है, अब नॉर्मल लॉस लाइक आपका कोई चोरी हो गया या आग लग गया या फिर कोई ऐसे इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से आपका नुकसान हो गया और आपने उस जिस चीज़ का नुकसान हुआ उसका आपने क्या करा रखा है, इंश्योरेंस करा रखा है। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको एक अमाउंट पास करते हैं जिसको कहते हैं क्लेम अमाउंट, वो होता है इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम के अंदर आपके इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 2 ही लॉस होते हैं, एक लॉस ऑफ स्टॉक और एक क्या है, लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो एक तो होता है लॉस ऑफ स्टॉक और एक क्या होता है बेटा, लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमारा पहला कंसेप्ट है लॉस ऑफ स्टॉक, यानी स्टॉक का लॉस हो जाता है। स्टॉक का लॉस है कि भाई आपके गोडाउन है, गोडाउन में आग लग गई, तो आग लगने से क्या हुआ, स्टॉक पूरा नुकसान हो गया स्टॉक का। तो स्टॉक का पूरा नुकसान होने की वजह से आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने उस स्टॉक का क्या करवा के रखा हुआ है, इंश्योरेंस करवा के रखा हुआ है। तो इंश्योरेंस करवा के रखा हुआ है। तो अब यहाँ ध्यान से समझना कि इंश्योरेंस क्लेम वाले हमारे यहाँ पर हमसे क्या डिमांड करेंगे, सिंपल सी डिमांड करेंगे कि आपने पॉलिसी अमाउंट इतने रुपए की करा रखी, लेकिन आपके वहाँ जिस टाइम आग लगी उस टाइम क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा था, कि कितने रुपए का क्लोजिंग स्टॉक आपके वहाँ पड़ा था। ठीक है, या LIC की तरह नहीं है कि डेथ हो जाती है तो सीधा अमाउंट मिल जाता है, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना। तो लॉस ऑफ स्टॉक, तो ये आपके लिए एक बेसिक सा मैंने एग्जांपल करके रखा है कि जिस ईयर आग लग जाती है, जिस ईयर क्या होता है बेटा, जिस साल आग लग जाती है तो वो साल आपके लिए क्या कहलाता है, करंट ईयर, और उसके जस्ट पिछला वाला साल आपके लिए क्या कहलाता है बेटा, प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का डाटा तो पूरा कंप्लीट है, बट करंट ईयर का डाटा या मिड में आके क्या हो गया, रुक गया। तो स्टेप नंबर फर्स्ट होती है, कुछ यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स आपको कितनी फॉलो करनी पड़ती है, 4। तो 4 ऐसे स्टेप्स होती है जिसकी वजह से आप अपने क्लेम की अमाउंट क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, कंप्यूट कर सकते हो। मतलब आपके बोलने से ही आपका इंश्योरेंस क्लेम पास नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ती है। आप तो बोल देंगे मेरे तो 1 करोड़ का स्टॉक पड़ा था, ऐसे बोलने से नहीं होता। एक्चुअल में देखा जाएगा कि आपका वहाँ एक्चुअल में क्लोजिंग स्टॉक कितना था और उसमें भी आपका नुकसान कितना हुआ वो भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहली स्टेप होती है ग्रॉस प्रॉफिट रेट। क्या होती है, ग्रॉस प्रॉफिट रेट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट रेट किसकी निकलती है बेटा, प्रीवियस ईयर की। किसकी निकलेगी आपकी, ये प्रीवियस ईयर की। और इसके लिए आपको एक बेसिक सा क्या बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट भी क्यों बना रहे हो, ताकि आपको ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट हो सके। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, आपको बेसिक सा ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ कोई बहुत बड़ा कोई कंसेप्ट नहीं है। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर बाई साइड में क्या लिखोगे, सेल्स, और बाई साइड में बेसिक सा क्या लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक। तो बैलेंसिंग फिगर से आपका क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है क्या, तो बैलेंसिंग फिगर से आपका क्या आ गया बेटा, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट। चलो अब यहाँ ध्यान से समझना सभी। अब जीपी रेट कैसे निकालोगे, कि ग्रॉस प्रॉफिट में किसका डिवाइड कर देंगे हम, सेल्स का, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे, 100। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड में सेल्स और मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, 100 करोगे। वो ना फैन चालू कर दो पीछे से। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कंप्यूट हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ा, ट्रेडिंग। और ग्रॉस प्रॉफिट की रेट निकालने के लिए मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ा। तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स और मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, 100। तो ये होती है आपकी स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट क्या होती है कि जीपी रेट निकालना होता है। अब जीपी रेट कैसे निकालोगे कि आपको प्रीवियस ईयर का डाटा लेना है, उस पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और फिर आपको बाई साइड में लिखना है सेल्स, बाई क्लोजिंग स्टॉक,
और फिर 2 में बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो आएगा आपके लिए ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट में आपको डिवाइड करना है सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी। फिर स्टेप 2, अब स्टेप 2 ये लिखी हुई है क्लोजिंग स्टॉक। अब इससे आपको पता चलेगा, देखना कि यहाँ से लेकर ये यहाँ तक का डाटा है, यानी ये जो आपका अगला स्टेप है वो पूरा का पूरा क्या है, करंट ईयर। तो जिस डेट को यहाँ पर फायर हुआ है ना, आग लग गई, तो उस डेट को यहाँ देखना भाई, जिस डेट को आग लग गई तो उस डेट में को स्टॉक कितना पड़ा था आपका, उसके लिए ये नंबर ऑफ स्टेप कौन सी है अपनी, सेकंड। इसलिए स्टेप का नाम क्या लिखा देखो मैंने, क्लोजिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ डेट ऑफ फायर, कि ये जिस दिन आग लगी उस टाइम आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा था। समझ आ गई बात आपको। फिर उसके लिए क्या बनाना होता है आपको, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या होता है, मेमोरेंडम का वर्ड क्यों डाला सर, एक ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ भी बनाया है, एक ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ भी बनाया, बट यहाँ पर कौन सा शब्द लिया गया आपका, मेमोरेंडम, बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये ट्रेडिंग अकाउंट तो कंप्लीट ईयर का है, लेकिन ये आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो मिड ईयर का है, इसलिए इसको क्या नाम दिया हमने, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसका डाटा सिर्फ करंट ईयर का यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाय सेल्स। अब यहाँ पर आपको जीपी पहले लिखना है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक तो है ही नहीं ना, वो तो सारा जल गया, पता ही नहीं है कि कितना है। तो आपको क्या करना है कि ये जो सेल है उसको यहाँ लेना है और फिर मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे, प्रीवियस ईयर की जीपी रेट ले लोगे, तो ये रही आपकी प्रीवियस ईयर की जीपी रेट। क्लियर है क्या आपको ये चीज। तो इससे आपका बैलेंसिंग फिगर क्या निकल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब ये हो गया कि जिस दिन आग लगी तो उतने रुपए का माल आपके वहां पड़ा था। बेटा माल पड़ा होने से क्या होता है, क्या वहां पर कुछ बचाने की कोशिश नहीं करी होगी क्या आपने, अरे कोशिश करी होगी ना, सारा थोड़ी नुकसान हुआ। इससे तो सिर्फ ये पता लगा कि जिस दिन आग लगी उसके 1 मिनट पहले तक इतने रुपए का माल पड़ा था। अब आग लग गई, फिर उसके बाद क्या हुआ कि स्टॉक का लॉस कितना हुआ, स्टॉक का लॉस कितना हुआ। तो क्लोजिंग स्टॉक सर इतने रुपए का स्टॉक पड़ा था, माइनस क्या कर देंगे, साल्वेज। तो साल्वेज बोलो चाहे सेव्ड बोलो एक ही बात होती है। तो माइनस साल्वेज स्टॉक और प्लस क्या करोगे, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। फिर ये जो वैल्यू आएगी वो आपके लिए क्या कहलाएगा, लॉस ऑफ स्टॉक। फिर लास्ट में स्टेप नंबर जो 4th है वो किसकी है, अमाउंट ऑफ क्लेम। और अमाउंट ऑफ क्लेम की है कि लॉस ऑफ स्टॉक डिवाइड में क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक, और मल्टीप्लाई बाय क्या करना है बेटा, पॉलिसी अमाउंट। तो लॉस ऑफ स्टॉक का इंश्योरेंस क्लेम निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ कितनी स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी, 4। फर्स्ट स्टेप बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट जो कि प्रीवियस ईयर की होगी, ये किस लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ताकि जीपी रेट मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है ना, जो इस ईयर के लिए ओपनिंग हो जाएगा। और फिर 2 में बैलेंसिंग फिगर आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर जीपी रेट का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो जीपी डिवाइड में सेल्स और मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, 100। फिर स्टेप 2 आप क्या निकालना चाह रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक, जिस दिन आग लगी उस दिन उसकी वैल्यू कितनी है, तो वो कहलाता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। फिर ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाय सेल्स, और फिर क्या कैलकुलेट करोगे, जीपी पहले ही कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पर। तो सेल्स और जीपी रेट कौन सी लिखनी है, जो हमने निकाली भाई, इसको देखने के लिए थोड़ा ना निकाली, काम लेने के लिए निकाली। तो जीपी रेट और फिर जो बैलेंसिंग फिगर से आएगा उसको क्या कहते हैं बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। फिर स्टेप 3 क्या थी, लॉस ऑफ स्टॉक, जिसमें क्या लिखते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक, हाँ इतने का स्टॉक पड़ा था बट नुकसान कितने का हुआ वो तो अब पता पड़ेगा ना। तो हमने माइनस कर दिया, कुछ स्टॉक भाग के जाके क्या कर लिया अपन ने, बचाया, और प्लस हमने वो फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, फायर फाइटिंग मतलब होता है आग बुझाने के लिए जो भी हमने खर्चे किए, ठीक है, वो खर्चे भी यहाँ पे क्या कर दिए, ऐड कर दिए। ऐड इसलिए किए क्योंकि उनके टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ था कि आग लगते समय अगर आपका जो खर्चा होता है वो भी उसमें आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, वो भी आपका लॉस मान लेंगे सर हम। और फिर अमाउंट ऑफ क्लेम, स्टेप नंबर 3 डिवाइड में स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 यानी लॉस ऑफ स्टॉक डिवाइड में स्टेप नंबर 2 यानी क्लोजिंग स्टॉक, और मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट। चलो ये लिखो सभी, और फिर बाद में हम हमारी स्टेप 2 पढ़ेंगे जो कि लॉस ऑफ क्या है, प्रॉफिट है।
चलो देखो, अब अगली स्टेप है लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, इट्स टू इंपॉर्टेंट। अब लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स है ना इसकी बहुत ज़्यादा है 7, लेकिन ये सारी स्टेप्स पढ़ने से पहले आपको क्या चीज़ आनी चाहिए उस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है। देखो यहाँ आपको क्या समझाया कि जिस ईयर आग लग जाती है वो आपके लिए क्या कहलाता है, करंट ईयर। तो जब आग लगी थी ना तो स्टॉक जल गया था सारा, तो इसका मतलब आप जब स्टॉक का इंश्योरेंस करवाने गए होंगे इंश्योरेंस एजेंट के पास, तो कि भाई मेरे स्टॉक का इंश्योरेंस कर दे, कभी भी डर है आग लग सकती है, तो स्टॉक का तो इंश्योरेंस कर दिया। अब वो इंश्योरेंस का जो एजेंट वाला है वो तो ऑफकोर्स अपना प्रॉफिट देखेगा, ठीक है। तो ये एक लाइन बोलता है उसको कि सर अगर आपके वहाँ आग लग जाती है तो क्या तुरंत अगले दिन से आपका वापस बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा क्या, जिस तरीके से होना चाहिए, क्या जिस तरीके से आप प्रॉफिट कमाते हो उस तरीके से प्रॉफिट कमा लोगे क्या, कि नहीं यार हम तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसे तो हम इसे स्टार्ट कर सकें वापस। तो आपके आर्किटेक्चर को फ़ोन करके पूछो कि अगर पूरी बिल्डिंग जल जाती है तो तेरे को वापस रिकंस्ट्रक्ट करने में कितना टाइम लग जाएगा, तो वो पूछता है करता है, तो बोला कि 3 महीने लग जाएंगे। तो फिर वो एजेंट वाला बोलता है कि आपके इन 3 महीनों में जितना भी प्रॉफिट का नुकसान हुआ, जितना भी प्रॉफिट का क्या हुआ, उस प्रॉफिट के नुकसान की भरपाई हम इंश्योरेंस वाले करेंगे, तो आप इसका भी प्रीमियम करवा लो, इसका भी इंश्योरेंस करवा लो, जिसका आप हमें क्या देते रहना, प्रीमियम देते रहना। तो ये होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट के। प्रॉफिट का क्या हो गया, लॉस, कारण क्योंकि आपकी दुकान क्या है, बंद है। देखो पूरा स्टोरी लेके चलेंगे, जैसे ये टाइम पीरियड होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये दुख की घड़ियाँ है हमारी कि दुख के जीवन चल रहे हैं, वो भी कितने महीने, 3 महीने। तो यहाँ पर आप कहीं तो सेल करोगे, अरे 3 दिन फ्री थोड़ी ना बैठे रहेंगे, तो वहाँ जो सेल होगी उस सेल को क्या कहोगे, एक्चुअल सेल। इसका एक पार्ट निकल के आता है कि आपने अलग से कहीं पर क्या ले ली, जगह ले ली। क्या ले ली, आगे से आपने जगह ले लिया, कहीं जगह रेंट पे आपने कोई छोटा स्टोर रूम ले लिया, वहाँ पर जाकर आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, ठीक है। तो वो वाली सेल कौन सी कहलाएगी, तो एडिशनल सेल होगी, तो एडिशनल खर्चे भी तो होंगे, एडिशनल सेल होगी तो एडिशनल क्या होंगे, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस। समझ आ गई बात आपको। चलो अब यहाँ ध्यान से समझना, ये एक्चुअल सेल सेम टाइम पीरियड, सपोज जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई टू सितंबर, तो यहाँ पर भी जुलाई टू सितंबर हम कहाँ जाएंगे, प्रीवियस ईयर। आपको समझा रखा है ये वाला प्रीवियस ईयर होता है और जिस ईयर आग लगती है वो करंट ईयर होता है। तो सेम टाइम पीरियड सेम मंथ, ठीक है, यही 3 मंथ है। यहाँ पर आपने पिछले साल जो सेल करी थी उस सेल को आप क्या नाम दोगे, स्टैंडर्ड सेल। क्या नाम दोगे बेटा, ये पूरे पिछले साल की सेल हो गई, प्रीवियस ईयर सेल। अगली सेल होती है आग लगने के जस्ट पहले वाले 12 महीने, तो इसको कहते हैं जस्ट बिफोर सेल। क्या कहते हैं इसको, जस्ट बिफोर सेल। तो ये टोटली आपके नंबर ऑफ सेल्स हो गई सारी। अब क्या होता है कि कुछ आपके ऐसे सेविंग एक्सपेंस होते हैं, क्या होते हैं, या चलो छोड़ो, कि आपके कुछ ऐसे एक्सपेंस थे जिन्होंने आपने उनको क्या कर लिया, सेव कर लिया, तो वो सेविंग के एक्सपेंस हो गए। मतलब कुछ एम्प्लॉइज जो फिक्स रखे हुए थे उनको क्या कर दिया आपने, हटा दिया। क्या कर दिया आपने, हटा दिया, तो वो आपके पैसा बच गया, क्योंकि अब वो इतना काम ही नहीं, बिल्डिंग जल गई। और आपके पास एक स्टैंडिंग चार्जेस होता है जो इंश्योरेंस की पॉलिसी अमाउंट में शामिल होता है, ठीक है। अगर पॉलिसी अमाउंट में शामिल है तो वो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हो गया, और पॉलिसी अमाउंट में शामिल नहीं है तो अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। कि सर आपके बिल्डिंग जल भी गई तो एक बात बताओ कि आपके वहाँ दुनिया भर का ऐसा एक फिक्स एक्सपेंस भी तो होगा ना जहाँ प्रोडक्शन से मतलब ही नहीं है। समझ आई बात, सपोज बिल्डिंग रेंट पे ले रखी हो तो, अरे कुछ समझ में आ रही है आपको बात, तो ये बात है। तो जिनका इंश्योरेंस करवा रखा है तो वो कहलाता है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। क्या कहलाते हैं, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। और जिनका इंश्योरेंस नहीं करा रखा वो क्या कहलाता है, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। क्लियर है क्या। तो ये कुछ 2 टाइप्स होते हैं आपके। चलो अब यहाँ देखना आप सभी,
देखो अब सबसे पहले अब स्टेप्स देखेंगे। आपके इसका नाम क्या है? प्रॉफिट का नुकसान। तो प्रॉफिट किसकी वजह से होता है? सेल की वजह से। समझ आएगा? तो सेल भी कौन सी वाली? नुकसान का मतलब है कि वो सेल जो अपन ने की नहीं। जहां हम 4 लाख की सेल करते हैं, जहां हम कितने लाख की सेल करते हैं? 4 लाख की जगह हमने 1 लाख की सेल करी, तो बताओ सेल की शॉर्टेज कितनी हो गई? 3 लाख। तो इस 3 लाख के ऊपर अपन क्या कमाते हैं? प्रॉफिट कमाते हैं ना। तो वही तो निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब स्टेप फर्स्ट की शुरुआत किससे होगी बेटा? शॉर्ट सेल। कि भाई तेरे बता सेल्स की शॉर्टेज कितनी हुई जिसके ऊपर तू पैसे कमाता, जीपी रेट। समझ आई बात? तो शॉर्ट सेल तो पहले देखोगे स्टैंडर्ड सेल। क्या लिखोगे बेटा? स्टैंडर्ड सेल। और प्लस क्या कर दोगे इसके अंदर? ट्रेंड। कि इसी 3 महीने में पिछले साल मैंने इतने की सेल करी थी और मेरे ट्रेंड के हिसाब से इतने % की सेल मेरे इस साल बढ़नी थी वो, और एक्चुअल में मैंने सिर्फ कितने की सेल करी? इतनी ही करी। तो वो माइनस हो जाएगी, तो जो रिमेनिंग बचेगी उतनी सेल की आपकी क्या हो गई? शॉर्टेज हो गई। अरे क्लियर है क्या आपको? अब उसके ऊपर मैं प्रॉफिट कितना कमाता, तो जीपी रेट लिखूंगा मैं यहाँ पर। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज इक्वल्स टू क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट अभी तो निकलेगा नहीं, कब निकलेगा? पूरे प्रीवियस ईयर का। तो नेट प्रॉफिट प्लस क्या करोगे? आईएससी मतलब इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, क्योंकि उसका भी इंश्योरेंस करा रखा है तो उसका भी इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको क्या देंगे? पैसा देंगे। डिवाइड में क्या करोगे? प्रीवियस ईयर सेल्स और मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब मैंने यहाँ पे सेल की शॉर्टेज निकाल ली और उसके ऊपर कितना % पे कमाता वो भी निकाल लिया। तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रॉफिट का नुकसान निकल जाएगा कि भाई 3 लाख रुपए की शॉर्टेज हुई और मल्टीप्लाई बाय उसके ऊपर मैं 20% कमाता। तो 3 लाख का 20% कितना हो गया यहाँ पर? समझ आई बात? 60,000 रुपये। तो इसका मतलब मैंने प्रॉफिट का नुकसान कितना हो गया? 60,000 का लॉस हो गया। समझ आई बात? तो ये 3 स्टेप क्लियर है क्या आपको? सबसे पहली स्टेप बताओ क्या है बेटा? शॉर्ट सेल। क्या है? शॉर्ट सेल। और शॉर्ट सेल कैसे निकलती है? स्टैंडर्ड सेल में आप किसको ऐड ऑन कर दो? ट्रेंड को, और माइनस क्या कर दो? एक्चुअल सेल। फिर जीपी रेट, नेट प्रॉफिट, और फिर प्लस आईएससी डिवाइड में प्रीवियस ईयर सेल मल्टीप्लाई बाय 100। और फिर तीसरा लॉस ऑफ क्या है? प्रॉफिट इजिकल्स टू शॉर्ट सेल मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे? जीपी रेट। फोर्थ स्टेप होती है एडिशनल कॉस्ट ऑफ क्या है? वर्किंग। कि आपने यहाँ पर ये स्टेप कब आएगी बेटा? जब आप अलग से किराया लेके कुछ एडिशनल क्या करोगे? सेल करोगे, तो ये स्टेप आएगी, नहीं तो अदरवाइज नहीं आएगी, ध्यान रखना। तो ये स्टेप होती है कि एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस कितने हुए हैं आपके? क्या आपने किराए पे जगह ली तो उसका खर्चा कितना हुआ? दूसरा नेट प्रॉफिट में किसको जोड़ दो? इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड में फिर नेट प्रॉफिट में किसको जोड़ दो? ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। और फिर मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे? एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस, जो वैल्यू आएगी। तीसरा एडिशनल सेल, अलग से सेल करी ना आपने, वो सेल और मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे? जीपीआर। तो तीनों में से जो लोअर वाली वैल्यू होगी वो लोअर वाली वैल्यू आपके आगे क्या आएगी? काम आएगी। तो स्टेप नंबर 5 क्या होगी बताओ? अब टोटल लॉस ऑफ क्या है? प्रॉफिट। कि मेरे प्रॉफिट का टोटल लॉस कितना हुआ? तो पहले तो देखोगे लॉस ऑफ प्रॉफिट मैंने इतना हो गया था और कुछ खर्चे हुए, तो वो खर्चे यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये भी मेरा नुकसान है। और माइनस क्या करोगे? सेव। कुछ खर्चे आपने क्या किए थे? सेव्ड भी तो किए थे, तो वो सेविंग एक्सपेंस हो गया। फिर स्टेप नंबर 6 है पॉलिसी टू बी टेकन। और पॉलिसी टू बी टेकन का मतलब हो गया जस्ट बिफोर सेल प्लस क्या करोगे? ट्रेंड। क्या लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर? जस्ट बिफोर सेल प्लस ट्रेंड मल्टीप्लाई बाय जीपी। इसका मतलब ये कि कायदे से आपको इतने रुपए की पॉलिसी लेनी चाहिए थी, क्योंकि बेटा हमने तो पॉलिसी ली थी 2 लाख की सपोज। अब हमको थोड़ी पता है कि साला सीजन में नुकसान हो जाएगा। सीजन में आग लगने का मतलब जहाँ मतलब 10 लाख का फायदा होना था। अब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जहाँ पर सीजन ऑफ सीजन थी तो वैसे भी 1 लाख ही कमाता। अरे कुछ समझ में आ रही क्या आपको बात? तो ये होती है पॉलिसी टू बी टेकन का मतलब इतने रुपए की पॉलिसी आपको टेकन करनी चाहिए थी। अगली स्टेप है अमाउंट ऑफ क्लेम। तो टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट डिवाइड में क्या करोगे? पॉलिसी टू बी टेकन और मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे? पॉलिसी अमाउंट। और प्लस लास्ट में फायर फाइटिंग एक्सपेंस। वहां पर हम स्टेप नंबर 3 में ऐड कर देते थे। यहाँ पूरी अमाउंट ऑफ क्लेम निकालने के बाद अलग से क्या है? फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। देखो ये क्वेश्चन जिन्होंने ये चैप्टर जिन्होंने प्रैक्टिकल पढ़ा है तो उसके लिए तो ये बहुत इजी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जो इस
क्वेश्चन को एज ए लाइक थ्योरी करना चाहता है, तो जिसने पढ़ाई पहली बार है तो ध्यान रखना उसको ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले कह देता हूँ इट्स टू इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मिस हो गया तो फिर आपको ही तकलीफ होगी कि पढ़ लेते तो अच्छा रहता। ओके चलो इसको आप लिखो अभी। चलो देखो अब अगला टॉपिक है ब्रांच। ब्रांच अकाउंट्स, ठीक है। अब ब्रांच अकाउंट के लिए पहले बेसिक सा ब्रांच का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। देखो अब यहां पर अब ब्रांच का मतलब ये है कि आपके पास एक हेड ऑफिस है। क्या है एक हेड ऑफिस? हेड ऑफिस बहुत सारी ब्रांचें बनाता है, बहुत सारी क्या बनाता है? ब्रांचें बनाता है। क्यों? वो अपने काम को बहुत ज़्यादा फैलाना चाहता है, इस वजह से वो हेड ऑफिस क्या करता है बेटा? ब्रांचों को फैलाता है। तो हेड ऑफिस अकाउंटिंग भी तो करता होगा उस ब्रांच से एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ, तो वो सब काम भी तो होते हैं ना उसके अंदर। तो ध्यान से समझना, मैं आपको ओरली बता देता हूँ, नहीं तो आपको वैसे भी वो प्रिंट आउट मिल जाएंगे, नोट सबको, फिर हार्ड कॉपी मिल जाएगी सारी, है ना। सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है आपका ब्रांच डेटर मेथड। सबसे पहला क्या होता है? ब्रांच डेटर मेथड। इस ब्रांच डेटर मेथड के अंदर एक ही अकाउंट बनता है, ध्यान रखना, एक ही अकाउंट बनेगा, वो अकाउंट बनता है ब्रांच अकाउंट का। और इस ब्रांच अकाउंट के अंदर दो ही बातें शामिल होती है कि हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच रिलेशन होता है। हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच आपस में क्या होता है, मतलब इन दोनों के बीच जो ट्रांजैक्शंस होंगे वही इस ब्रांच अकाउंट में किए जाएंगे। भाई क्या होता है? गुड्स बेचता है, ये वापस रिटर्न भेज देता है, ये गुड्स सेल करता है तो ये वापस क्या कर देता है? कैश भेज देता है। तो यही बीच ट्रांजैक्शन होते हैं। लेकिन कुछ मेमोरेंडम्स अकाउंट भी बनाए जाते हैं। मेमोरेंडम अकाउंट, जैसे सबसे पहला मेमोरेंडम अकाउंट बना सकते हो आप, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट। ये कब बनता है कि इफ गुड्स सेल आर ऑन क्रेडिट, जब आप गुड्स को क्रेडिट बेस पे क्या करते हो? सेल करते हो, तो उस केस में ब्रांच क्या बनाया जाता है? डेटर अकाउंट बनाया जाता है। और दूसरा मेमोरेंडम ब्रांच पेटी कैश। क्या है ये? मेमोरेंडम ब्रांच क्या है? पेटी कैश। अब ये कब बनाया जाता है कि इफ एक्सपेंस इनकर्ड बाय ब्रांच, मतलब हेड ऑफिस ने ब्रांच को अथॉरिटी दे रखी है तो ये काम कर, ये खर्चे तू कर लेना, तो ये ब्रांच मेमोरेंडम ब्रांच पेटी कैश अकाउंट बनाया जाएगा। क्लियर है क्या? चलो तो ये हो गया आपका ब्रांच डेटर अकाउंट। तो ये तीनों फॉर्मेट आपको सिर्फ बेसिकली याद करने हैं, ध्यान से समझना आप सभी। अगला जो मेथड है वो देखना आप सभी, ब्रांच स्टॉक एंड डेटर मेथड। क्या है बेटा यहाँ पर? ब्रांच स्टॉक एंड डेटर मेथड। अब स्टॉक एंड डेटर मेथड में नंबर ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर भी ब्रांच और हेड ऑफिस का रिलेशन आता है, बट यहाँ क्या सेपरेटली अकाउंट बने जाते हैं। कितने अकाउंट? सेपरेटली अकाउंट में हर एक पॉइंट का अपना अपना एक सेपरेट अकाउंट बना जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर अकाउंट होते हैं 6 to 7। वो देखते हैं अभी क्या नीड होती है। ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है यहाँ पर। सबसे पहले स्टॉक अकाउंट बनाया जाता है जो कि बहुत मेन होता है। दूसरा जो अकाउंट होता है वो होता है गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच। तीसरा जो अकाउंट होता है यहां पर ब्रांच डेटर अकाउंट।
जो कि सेम इस तरीके से बनाया जाता है, ब्रांच डेटर अकाउंट। फिर फोर्थ अकाउंट होता है ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। अब इसमें चाहे हेड ऑफिस एक्सपेंस करे चाहे ब्रांच खुद करे, दोनों एक्सपेंस इसके अंदर ही इंक्लूड कर देते हैं अपन। फिफ्थ जो एक होता है वो होता है बेटा ब्रांच स्टॉक रिजर्व। ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट जब बनाते हो जब आप अपनी गुड्स को, जैसे हेड ऑफिस है अपनी गुड्स को खुद के ही ब्रांच को क्या कर रहा है कि इनवॉइस प्राइस पर भेज रहा है, सेंड कर, मतलब 100 रुपये की चीज़ है लेकिन इसमें 20 रुपये का प्रॉफिट जोड़ के भेज रहा है। अब वो पैसा कमाया क्या उसने कि सेंड किया वो तो अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ब्रांच स्टॉक रिजर्व बनाया जाता है। यहां पर सिंपल सा इफ गुड्स सेंड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। सिक्स्थ अकाउंट बनाते हो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाओगे तो ब्रांच। अब आपका जो प्रॉफिट है ना एक्चुअल में तो यही कैलकुलेट हो जाता है, लेकिन कभी कभी एक सेवेंथ अकाउंट बनाया जाता है कि ब्रांच पी एंड एल। तो आपका जो प्रॉफिट और जो लॉस है वो कहाँ कंप्यूट होता है, ब्रांच पी एंड एल में कंप्यूट होता है। ये कब बनाते हो कि जब आपके पास कोई एक अब नॉर्मल लॉस होता है, तब क्या होता है, इफ अब नॉर्मल लॉस। क्लियर है क्या? अगर अभी आपके पास क्या हो अब नॉर्मल लॉस हो तो ब्रांच क्या बनाया जाएगा, पी एंड एल अकाउंट बनाया जाएगा। क्लियर है? चलो तो ये डीएम में कुछ और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। सबसे पहला तो अपन ने एक पढ़ा इंश्योरेंस क्लेम वाला और एक पढ़ा हमने किसका, ब्रांच वाला। अब सुनो मेरी बात, अब एक और है टॉपिक जो आपको ध्यान रखना है, वो है बजट। ध्यान से समझना, बजट की थ्योरी बहुत इजी होती है, सिंपल सी थ्योरी होती है बजट की थ्योरी के। बजट के बारे में क्या, तो बहुत सारे बजट होते हैं। कैश बजट होता है, फ्लेक्सिबल बजट होता है, मास्टर बजट होता है, प्रोडक्शन बजट होता है, सेल्स बजट होता है, ठीक है। बहुत सारे प्रकार के बजट होते हैं। तो ये बहुत आसान होता है, सिंपल सा आप पढ़ सकते हो, आपको नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब यहाँ पर एक वो हो गया, एक ये हो गया। अब एक है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वेरिएंस, ठीक है, जो आपको 20 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। इसकी मैंने YouTube पे ऑलरेडी इस वेरिएंस की दोनों मटेरियल और लेबर दोनों वीडियो मैंने आपको कैलकुलेट करके रख दी है यहाँ पर। तो आप चाहो तो वहाँ जाके क्या कर सकते हो, देख सकते हो। मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा तो प्लेलिस्ट में मैं ऐसे भी वेरिएंस की वीडियो वहाँ अपलोड कर दूंगा। क्लियर है? चलो अभी आपके डीएम की जो टॉपिक है वो एक ही क्लास में कंप्लीट हो गया। तो बाकी आप सब पढ़े, फिर अगली क्लास में मिलेंगे हम हमारी जो थ्योरी सब्जेक्ट होगा। ओके, नहीं एफएम के लिए थोड़ा सा लेट, अभी इसके बाद और भी तो सब्जेक्ट्स हैं आपके। ये देखो कंपनी लॉ है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इनकी भी वीडियो बनाएंगे, समय मिलेगा तो इनकी भी बनाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप तो बनाएंगे। ओके क्या बोल रही है?